यूक्रेन तो वापस भारत नौजवानों ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਸਨ ਜੋ यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर से फसे हुए सन। हालांकि पूर्वी बॉर्डर से जो लोग फसे हुए ने उन्होंने वापस लियाने विच दिक्कत पेश जरूर आ रही है, पर अज भी 11 जहाज जाएंगे जो भारतीय नौजवानों को वापस वतन लैके आउणगे। ओडेसा में लाइक कंपेयर टू कीव एंड खारकीव इतनी बुरी हालत नहीं थी, बट हाँ वहाँ भी लाइक अटैक्स, बॉम्बिंग, शेलिंग, लाइक हम लोग सुन सकते थे, सायरन सुन सकते थे, वाइब्रेशंस आते थे। और बाकी हाँ लाइक एम्बेसी ने फ्लाइट्स वगैरह अरेंज करवाई, दैट्स नाइस, बट जो लोग लाइक सबसे खतरनाक जोन में थे वहाँ से निकालने वाला सीन स्टूडेंट्स ने खुद ही किया है। वो सब कुछ खुद ही पहुँचे थे। हमने लाइक टैक्सीज बुक की थी टिल बॉर्डर खुद क्रॉस किया। देन वहाँ से रोमानिया, मोल्दोवा में कुछ दिन स्टे था, फिर वहाँ से रोमानिया, एंड देन रोमानिया से मुझे तो डायरेक्ट मिल गई थी फ्लाइट। कुछ लोगों को लाइक और भी दिन रुकना पड़ा था रोमानिया में भी। I am very glad about what Modi ji do, because Modi ji has done a great job, and मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय मोदी जी का, परम आदरणीय मोदी जी का very relaxation, because in the Ukraine we are bombarding, shells were given from the Ukrainian army. Russian army is giving shells, so that's why there were so that's why there must so much of chaos in the Ukraine. Situation was that like people were moving here and there because Russian is bombarding everything. Russia has said that they will not bombard civilians, but they are still bombarding civilian children, schools, hospitals, and even the governor office. Yesterday my brother Naveen got killed. कि बेहतर थी जिस टाइम पे मैं रह रहा था। अभी मेरे को पता नहीं है प्रॉपर, बट उस टाइम पे भी हमको 5 बजे तकरीबन सुबह हमको ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई देती थी, और मार्शल लॉ इम्पोज होने के बाद हमको स्ट्रीट पे भी गन फाइट्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो उसके हिसाब से हमने डिसाइड किया कि ओडिशा हमारे लिए सेफ़ नहीं है, और भी स्थिति गंभीर होने से पहले ही हम निकल सकते हैं, तो हम निकल गए। सर सबसे पहले तो हमने डिसाइड किया मोल्दोवा के बॉर्डर से जाएंगे, तो मोल्दोवा के बॉर्डर में तब तक एम्बेसी पहुंची नहीं थी, तो जो भी हमने किया वो हमने खुद से बस की, और हम बस से मोल्दोवा बॉर्डर पे पहुंचे। मोल्दोवा बॉर्डर पे गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, उन्होंने हमको सपोर्ट किया, हमको जल्दी से बॉर्डर से निकाला विदाउट एनी चेकिंग। जस्ट हमारा पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट में स्टैम्प किया और जाने दिया। हम पासपोर्ट के आगे जाकर हमको इतने अच्छे वॉलंटियर्स मिले, उन्होंने हमको फ्री की सिम, फ्री का खाना, टेंट में रखा, हीटेड टेंट्स थे, और फ्री में हमको कैब के थ्रू वहाँ की कैपिटल सिटी चिस्नो में पहुँचाने का ट्रांसपोर्टेशन भी दिया। तो हम वहाँ से 3 घंटे से हम पहुँच गए। वहाँ पे हमको कैंप में रखा, मोल्दोवा गवर्नमेंट ने अरेंज किया था, हमको आर्मी कैंप में रखा, और वहाँ से हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया कि इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, प्लीज़ आप यहाँ आकर थोड़ा फैसिलिटेट करें ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मोल्दोवा गवर्नमेंट इतना नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आए थे उस टाइम पे। तो हमारे पास 2 ऑफिशियल्स आए, फिर 2 ऑफिशियल से हमने बात की, फिर उन्होंने अगले दिन रोमानिया बॉर्डर थ्रू, और हम उस बस में रोमानिया बॉर्डर से हम बुकारेस्ट पहुंचे। मैं यूक्रेन में इवानो में था, इवानो सिटी में। हम वेस्ट पार्ट में थे। क्रिटिक कंडीशन तो पूरे यूक्रेन की क्रिटिकल है, लेकिन वेस्ट में फिर भी बहुत सुख शांति थी कंपेयर टू ईस्ट पार्ट में। ईस्ट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईस्ट पार्ट बहुत नियर बैठ रहा है रसिया से। मैं इवानो में था, और इवानो सिटी में भी बहुत दहशत का माहौल था। वहाँ से मतलब पूरा दिन सायरन वगैरह बज रहे थे, और फ्लाइंग एयर मतलब फ्लाइट एयर वो हेलीकॉप्टर वगैरह सब मतलब बहुत चारों तरफ घूम रहे थे, और विस्फोट भी है, मिसाइल भी गिरा, एक एयरबेस भी उड़ाया। तो बहुत बच्चों में बहुत बड़ी दहशत का माहौल था, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और मतलब हाई अलर्ट हो गया, तो कर्फ्यू का भी ऑर्डर आ गया था। इस वजह से सब ने मतलब सब रूम के अंदर ही पड़े थे, किसी को नींद नहीं थी, किसी को चैन नहीं था। बस ये था कि पता नहीं कब
बम गिर जाए, कब अब यहाँ से वो हो जाए, तो कोई बहुत दहशत थी सब बच्चों को। हम ईवानों में लगभग 25 से 3,000 के आसपास बंदे हैं, और सबके सभी बंदे एक दूसरे को कॉल करते रहते थे, पूरी रात जागते रहते थे कि भाई यहाँ से कुछ हो तो ना रहा। सब मतलब आवाज़ें आती थी कि वहाँ हो गया। हमारे सिटी के अंदर भी हेलीकॉप्टर फिर रहे रात को, और मतलब पूरा लाइट बंद पड़ी पूरे शहर की, पूरा सुनसान पड़ा। तो कुछ बच्चे तो भाई ऐसे कमज़ोर दिल के होते हैं, उनको मतलब वो खाना भी नहीं खा लेते इस दहशत में। फिर वहाँ क्या नाम है, फ्राइडे नाइट में बिल्कुल हाई अलर्ट हो गया और सायरन बजने लगे कि भाई अब अटैक होने ही वाला है। सब बच्चे बहुत परेशान थे। इस वजह से हमने फिर अपनी एक प्लान बनाया, सीनियर्स थे, दोस्त थे हम, और प्लान बना के एक हमने बस अरेंज करी, 2 बस अरेंज की, और बॉर्डर के लिए हम निकल गए। रोमानिया बॉर्डर हमसे 200-250 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, तो इस वजह से हमने प्लान किया कि हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचेंगे, और फिर हम इवनिंग इमीडिएटली निकल पड़े वहाँ से, क्योंकि बहुत ही दहशत थी, और ये भी नहीं पता था कि आज रात है भी या नहीं है। इस वजह से हम फ्राइडे नाइट में ही वहाँ इवनिंग में ही निकल लिए वहाँ से, और हम फ्राइडे नाइट 10 साढ़े 10 के आसपास हम बॉर्डर पहुँचे। बॉर्डर के पास बॉर्डर से पहले ही जाम इतना था, हम पैदल भी चले, लेकिन फिर भी हम बॉर्डर पहुँच गए। फिर वहाँ जाके देखा तो यूक्रेनियन भी बहुत थे, और भी बहुत बच्चे थे वहाँ पर, बहुत भीड़ थी। इस वजह से हमें एकदम एंट्री नहीं मिली, बहुत लाइन में भी लगे, सर्दी माइनस का टेम्परेचर था। फिर थोड़ा हमने रेस्ट किया, और 2-2:30 बजे हमने फैसला किया कि उस टाइम शायद कोई ना हो। फिर 2-2:30 बजे हम जाके लाइन में लगे, 2 बजे से हमने एंट्री की। वहाँ दिक्कत ये थी, वहाँ अपनी एम्बेसी का कोई भी बंदा नहीं था। हम मतलब बच्चों को सेल्फ बॉर्डर क्रॉस करना पड़ रहा था उस टाइम पे, तो इस वजह से हम बच्चे लाइन में लग रहे थे। जिसका नंबर पहले आ गया वो क्रॉस हो गया, जिसका नहीं आया वो बंदा खड़ा है, सुबह तक खड़ा है, शाम तक खड़ा है। बहुत से बंदे सुबह तक के वेट करते रहे कि हमें एंट्री मिले। मैंने बॉर्डर 2 बजे यूक्रेनियन बॉर्डर के अंदर 2 बजे कदम रखा, और रोमानिया बॉर्डर तक जाने में मतलब वो बीच का गैप फिल करने में सिर्फ 8 घंटे लग गए। सुबह के 7:30 बजे तक मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तक के पहुंचा, और फिर रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया। रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद रोमानियन गवर्नमेंट ने और NGOs वगैरह ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, और एम्बेसी ने भी हमारे लिए होटल अरेंज किया हुआ था। तो फिर हम वहाँ से थोड़ा वहाँ बैठे, राहत की सांस ली, और बच्चों का वेट करते रहे। फिर वहाँ से एम्बेसी ने 5 बसें लगा रखी है एयरपोर्ट तक जाने में, क्योंकि एयरपोर्ट भी बहुत दूर पड़ रहा था, वो 570 किलोमीटर के आसपास था। फिर हम इवनिंग में निकले, सैटरडे इवनिंग में एयरपोर्ट के लिए निकले, और वहाँ से 6-7 घंटे में लगे, हम रात को पहुँच गए 2-2:30 बजे वहाँ से। तो हालात तो ऐसे थे कि बंदे को खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं था कि 10 मिनट बाद तू है या नहीं है। हालात तो इतने क्रिटिकल थे, चारों तरफ बम ही बम, और चारों तरफ मिसाइल ही मिसाइल। मतलब ये था कि बस दहशत इतनी थी कि बंदा, बहुत से जो कमज़ोर दिल वाले वो तो ऐसे ही मर जाते बेचारे, टेंशन। बस मन में यह था, एक सवाल तो यह था कि किसी भी तरह हम घर पहुंच जाए, किसी भी तरह कुछ भी करके जल्दी से जल्दी हम घर पहुंच जाए। लेकिन फिर ये नामुमकिन था भाई, फ़्लाइट अरेंज नहीं हो रखी थी, वहाँ से बॉर्डर तक जाने में दिक्कत थी। बॉर्डर ओपन तो कर दिए थे, लेकिन बॉर्डर जाने में ये दिक्कत थी भाई, रास्ते में कुछ खुदा ना खास्ता कुछ दिक्कत हो जाए, तो बहुत ही बेकार माहौल था, बहुत ही बेकार, बहुत ही दहशत थी। यहाँ तक कि दिल्ली में आके हमने राहत की सांस ली। लगभग कितने बच्चे वहाँ पर अभी फंसे हुए होंगे? अभी मैक्सिमम भाई, अगर अकॉर्डिंग टू टुडे बताऊँ तो कम से कम अभी 25 से 3,000 बच्चे तो होंगे कम से कम। अच्छा, तो सरकार ने किस तरह मदद करी? सरकार का किस तरह से देखते हैं? सरकार की मदद भी अच्छी है, क्योंकि उसने भाई बॉर्डर से और घर तक का अरेंजमेंट किया है, कोई इसमें शक नहीं, बहुत अच्छा है। अपने सब सरकार अपने खर्चे से बुला रही है। बस सरकार का थोड़ा लूज पॉइंट बॉर्डर के आसपास रहा है कि वहाँ बंदे अरेंज नहीं कर पाए। वो बॉर्डर सेल्फ स्टूडेंट खुद कर रहे हैं अपने उससे क्रॉस। लेकिन ये है भाई, उस बॉर्डर क्रॉस करने के बाद किसी को इतनी दिक्कत ना हो रही। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां। ABP सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते। टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते।